नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से कुछ रिलीफ पैकेज हमें मिला था। उस रिलीफ पैकेज में 3 लाख करोड़ का पैकेज ऐसा था जो एमएसएमई यूनिट्स के लिए एलोकेटेड था। तो काफ़ी कशमकश के बाद प्रॉपर गाइडलाइंस हमारे पास आई हैं, जिसमें कि हम आज आपसे डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली कौन से एमएसएमई इसके लिए एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे कैलकुलेशंस होंगी। तो सिर्फ एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाने से या लिमिट्स चेक करने से हमारी एलिजिबिलिटी कंफर्म नहीं हो पाती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बेनिफिट्स दिया गया है, नो डाउट। जो वीकर जो स्मॉल यूनिट्स थे उनको प्रायोरिटी बेसिस पे लोन देने के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल की गई है, और इसी के साथ साथ बैंक्स को इसमें प्रॉपर एश्योरेंस दिया गया है, गारंटी दी गई है, ताकि वो आपको एमएसएमई को लोन दे पाएँ। अदरवाइज विदाउट सिक्योरिटी इस कोविड-19 में और ऐसी सिचुएशन में बैंक्स को लोन देना बड़ा ही मुश्किल रहता है। जहां पर नॉर्मल अकाउंट्स भी एनपीए होने का डर है, वहां पे आप सिक्योरिटी फ्री लोन दे रहे हो, डेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट फिर भी ये एक रिलीफ पैकेज की तरह हम इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो एमएसएमई बोरर का जो अकाउंट है उसमें जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है 29/2/2020 को वो 25 करोड़ तक आ रहा हो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मीन्स सर उसने यदि ऑलरेडी किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिया हुआ है, टर्म लोन लिया हुआ है, तो उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो अप टू 25 करोड़ होना चाहिए। और एनुअल टर्नओवर लिमिट मेरी फिक्स्ड है, जो हमारी लिमिट में है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो एमएसएमई की न्यू डेफिनेशंस आ चुकी हैं, ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज बन चुकी हैं और व्हाट्सएप भी आ चुके हैं, हमें मालूम है। इसमें जो एमएसएमई बोरर है जिसकी हम क्रेडिट लिमिट चेक कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं 29 फरवरी को एक चीज़ हमने और देखनी है कि जो उसका अकाउंट है वो SMA0 SMA1 अकाउंट हो सकता है। अभी हम टेक्निकल टर्म में बात कर रहे हैं, तो SMA0 का क्या मतलब है कि उसका जो पेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट है वो 30 दिन उसको हुए हो, उससे ज़्यादा टाइम ना हुआ हो, ओवर ड्यू हुए हो 30 दिन, 30 डे, नॉट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 डे, बट अकाउंट शोइंग साइन ऑफ इंस्पेंट स्ट्रेस। SMA1 कौन सा अकाउंट होता है जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की ओवर ड्यू जो है वो 31 से 60 डेज के बीच में टाइम हुआ हो। मतलब सर यहाँ पे वो क्या चेक कर रहे हैं कि जो आपका अकाउंट है वो सही चल रहा है। ऐसा नहीं है जो एनपीए हो या SMA2 जिसमें 61 से लेकर 61 से लेकर 90 डेज में हो चुके हो ओवर ड्यू हुए को। तो मतलब यदि आप अपने आप को पहले आप इतना जरूर एश्योर कर लीजिए कि आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है बैंक की तरफ डेट इज अप टू 25 करोड़, एंड यूर ओवर ड्यू पेमेंट का जो पीरियड है वो 60 दिन से ज़्यादा ना हुआ हो। ये सिचुएशन हमने देखनी है 29 फरवरी को। इसके बाद हम बात करते हैं कि उसको अमाउंट कितनी दी जाएगी, जो हम एडिशनल फाइनेंस हम दे रहे हैं उसको, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस या एडिशनल टर्म लोन, डेट इज 20% ऑफ द एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अप टू ₹25 करोड़ एज ऑन 29 फरवरी 2020। तो मैंने मान लीजिए मेरा बैंक से ऑलरेडी लिमिट चल रहा है 40 लाख का, 29 फरवरी को 40 लाख मैंने पूरी लिमिट यूज की हुई है, 40 लाख बैंक का देना है, तो उसका 20% मैं एलिजिबल अमाउंट में आता हूं जो मुझे स्कीम के तहत मिलेगा। तो क्या ये मुझे हर किसी से मिल जाएगा, मतलब हर एक बैंक से, एनबीएफसी से? सर वो बैंकिंग का क्राइटेरिया है, एनबीएफसी को 2 साल हो चुके हो एलिजिबिलिटी के लिए, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बोरोर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उस स्कीम में जो मेजर हमारी कैलकुलेशंस है।
तो ये जो स्कीम है सर, इसमें 4 इयर्स का पीरियड है, जिसमें कि फर्स्ट ईयर जो है 1 ईयर जो है प्रिंसिपल अमाउंट के लिए मोरेटोरियम पीरियड है। मोरेटोरियम पीरियड सर मतलब हमारे को ये चीज बताई गई है कि आप 1 साल तक प्रिंसिपल अमाउंट ना भरना, बाद में भर देना, बाद में भर देना। ये नहीं मैं कह रहा कि वो वेव ऑफ कर दे, छोड़ दो, नहीं भरना, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है, that shall be capped at 9.25% for bank and FIs and 14% of NBFCs। सर NBFC से महंगा क्यों पड़ रहा है? सर ये बैंकिंग के नॉर्म्स है, आप नॉर्मल लोन भी देते हो तो बैंक से उतना महंगा नहीं पड़ता है, NBFC से ज़्यादा पड़ता है कई बार, तो वो उनकी अपने टर्म्स कंडीशंस हैं। ओके सर, इसके बाद हम बात करते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन कब तक हो सकती है। तो ये स्कीम जो है वो 31 अक्टूबर 2020 तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक आप स्कीम में एप्लीकेबल हो, आप लोन ले सकते हो, बैंक आपको या एनबीएफसी या एफआई सेक्शन कर सकती है। लेकिन यदि जो 3 लाख करोड़ का पैकेज है वो ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट हो गया, तो सर आपकी जो डेट है वो 31 अक्टूबर नहीं रहेगी। जब 3 लाख करोड़ का पैकेज कंप्लीट हो गया तो वो स्कीम क्लोज हो जाएगी। सर 3 लाख करोड़ उनको पता कैसे लगेगा? सर टेंशन मत लीजिए, आपका जो बैंक है, जो और भी बैंक्स हैं, एनबीएफसी है, वो फोर्टनाइटली बेसिस पे सारी रिपोर्ट्स ऊपर भेजेंगे, जिसमें डिटेल्स आएगी कितना सैंक्शन कर दिया, किसको सैंक्शन कर दिया। इसके लिए एडिशनल अकाउंट ओपन होगा, उसके लिए एडिशनल एक स्कीम को वॉच करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम जनरेट किया गया है, ताकि इस लोन को जो एडिशनल फैसिलिटी दी है ये ऐसा ना हो कि कल को ये उनका पैसा डूब जाए। इसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, उनके पास सब रिकॉर्ड है, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं कि जो इस स्कीम में दिया गया है वो 100% कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी है, इसमें कोई भी आपको एडिशनल सिक्योरिटी नहीं देनी। तो ये स्कीम है सर काफ़ी बड़ी है, कुछ चीज़ें हम कंसेप्ट वाइज पहले डिस्कस कर लेंगे और हम लेकिन चलेंगे सीक्वेंस वाइज, पेज वाइज। तो इसमें जो जो जरूरी होगा मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ, और अदरवाइज आपको पूरी स्कीम चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी, आई विल फॉरवर्ड टू यू, राइट। तो सर हमने एक वर्ड यूज किया था, एनपीए हो जाता है अकाउंट्स, एनपीए यदि हो जाएगा, एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि जिसको 90 डेज से ज़्यादा हो चुका है, बैंक को कुछ भी नहीं मिला, ना इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल, और बैंकिंग आरबीआई की गाइडलाइन से टाइम टू टाइम इस चीज़ की क्लासिफिकेशन करनी जरूरी होती है। तो सर हमने बात की थी कि कौन से बैंक एलिजिबल हैं, तो बैंक्स इसमें कवर है, जिसमें सभी शेड्यूल्स बैंक हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं वो ऑपरेशन में कम से कम उसको 2 साल हो चुके हों, 29 फरवरी के अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे, राइट। तो सर एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया, हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें इसमें जो है देख चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ होगी वो मैं आपको साथ के साथ शेयर करूंगा। यस सर, दिस इज द मेन पॉइंट कि यदि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई लोन ऑलरेडी लिया हुआ है तो उस इंडिविजुअल कैपेसिटी बोरर को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा स्कीम में। और एक चीज और ध्यान में रखिए सर, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि ऐसी स्कीम जो एमएसएमई वाली जे हम डिस्कस कर रहे हैं, 3 लाख करोड़ पैकेज वाली, इस स्कीम में जो एमएलआई मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, मतलब सर आप यदि बैंक से ऑलरेडी लोन या वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन लिया हुआ है, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो। तो मेरे दोस्त इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपके लिए, उनके लिए डोर क्लोज हो चुके हैं जो न्यू बोरोर बनना चाहते थे, मतलब पहले लोन नहीं लिया हुआ। कब? 29 फरवरी 2020 को। आपने यदि पहले लोन नहीं लिया हुआ तो हम उस चीज़ को कंसीडर करके चलेंगे कि आप अब इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर होना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। सेकेंडली सर, इस चीज़ में हम और डिस्कस कर लेते हैं कि इस स्कीम के तहत आपके पास
बैंक से इंफॉर्मेशन भी आएगी, और आप यदि एलिजिबल इंटरप्राइज हो तो आपके पास ऑप्शन है, आपको सिर्फ चूज करना है कि आप इस ऑप्शन को अवेल करना चाहते हो या ऑप्ट आउट करना चाहते हो। ऑप्ट आउट मीन्स आप इस ऑप्शन को नहीं लेना चाहते। यदि आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको ये चीज़ बैंक को बता देनी है। इसमें नेक्स्ट सर क्या चीज़ हम डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि यदि ऐसी कोई बिजनेस इंटरप्राइज या एमएसएमई बोरर जो स्कीम के लिए एलिजिबल है और इसी के साथ साथ उसके ऊपर जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंगली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। ये चीज़ कंप्लीटली यहाँ पे मेंशन की गई है। तो सर आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आपकी सेल है 50 लाख और वो एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है, तो आप यदि बोलोगे सर हमारे को ये स्कीमें दे दीजिए, नहीं सर, तो आपको जीएसटी को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जीएसटी को यदि आप साथ में लेके चल रहे हैं, सपोज आपकी जीएसटी में सेल कम है, आप रजिस्टर्ड डीलर हो और आपको ये स्कीम का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ सर, यदि जीएसटी लॉ इम्प्लीमेंटेड है, एप्लीकेबल है आपके ऊपर, तो इन डैट केस आपकी टर्नओवर के बेसिस पे और सब चीज़ों के बेसिस पे सर हो सकता है कैलकुलेशन बैंक कर ले। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप बैंक को इस स्कीम के बारे में अवेयर करें तो आपकी फाइल में डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो और आपकी जो कैलकुलेशंस है जो अभी हमने बताई है तो वो सारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो सर इंटरेस्ट रेट हमने ऑलरेडी बता दिया है कि डेट इज अप टू मैक्स 9.25 पर एनम फॉर बैंक, फॉर एनबीएफसीज डेट शैल नॉट बी एक्सीड फ्रॉम 14% पर एनम। तो इस चीज़ में सर हम एक बात कर लेते हैं कि जो गारंटी फीस की हम बात करते हैं, नो गारंटी फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बाय एनसीजीटीसीजी फॉर द क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम। तो ऑलरेडी मतलब हम एक चीज़ को इसको सम अप करते हैं तो काफ़ी चीज़ें सर हमने कर ली हैं। तो एक जो नॉर्मली मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये स्कीम क्या है सर, 100% कोलेटरल फ्री है तब और कितना हमें मिल सकता है, 20% जो हमने अभी बात की है कि आउटस्टैंडिंग जितना है उसका 20%, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है वो अप टू 25 करोड़ होना चाहिए। और इसकी स्कीम को ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट सर वही है कि हम इस रिवाइवल चाहते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो एमएसएमई यूनिट हैं वो वीक होते जा रहे हैं, और सेकेंडली जो बैंक्स हैं वो उन सेक्शन को मतलब वीकर सेक्शन को लोन नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से मतलब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर कि ये स्कीम का जो लोन अमाउंट है या जो एनबीएफसी का ऑपरेशन है वो कब देखना है, 29 फरवरी 2020। ड्यूरेशन क्या है स्कीम की ऑलरेडी हमने बता दिया, पीरियड है 23 मार्च से लेकर 31 अक्टूबर 2020, जब 3 लाख करोड़ उन्होंने सैंक्शन कर दिया, दोनों में से जो पहले हुआ उसी के अकॉर्डिंग है। तो सर एक समअप कर रहे हैं, इस चीज़ को वाइंड अप कर रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एमएसएमई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो आउटस्टैंडिंग है बैंक की तरफ 29 फरवरी को 25 करोड़ तक होना चाहिए और उसका 20% आपको मिलेगा। और यदि हम टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर आपकी चेक की जाएगी फाइनेंशियल ईयर 1920 की, और 1920 सर अब हम बात करेंगे तो अभी इसकी ऑडिट या अभी बुक्स हो सकता है कि रिटर्न नहीं भरी गई क्योंकि अभी तक फॉर्म नोटिफाइड हुए हैं, लेकिन अभी तक यूटिलिटी या हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं आया। तो इस बेस में हम बोरर की डिक्लेरेशन लेके वो एमएसएमई यूनिट्स को सर प्रोवाइड करवा सकते हैं। और ये जो स्कीम है वैलिड है ओनली एग्जिस्टिंग कस्टमर जो ऑलरेडी उस बैंक का एग्जिस्टिंग है। सर मान लीजिए मैं दो बैंक से लोन चल रहा है 10-10 लाख का, तो सर आपको या तो दोनों बैंक से 20% 2-2 लाख ले लीजिए या दूसरे बैंक से एनओसी ला के दे दीजिए, तो आप फिर एक बैंक में 4 लाख ले सकते हो। सर एक सिबिल स्कोर होता है हमारा, वो भी चेक होगा, इसमें बैंक चेक करेगा ऑब्वियसली, आपकी कैटेगरी चेक होगी कि आप ऑलरेडी डिफॉल्टर तो नहीं हो, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर कैसा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन यदि जरूरी है तो वो होना चाहिए, और एक इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब एक पर्सन के अपने नाम से पर्सनल लोन चल रहा है तो वो चीज़ें इसमें कंसिडर नहीं की जाएगी। तो सर इसमें मैंने ब्रीफली
और इसको का समअप कर दिया है। तो मैं इस उम्मीद से इस चीज़ को अब वाइंड अप करना चाहता हूँ कि मुझे जो उम्मीद है वो ये है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो अब आप प्लीज़ जल्दी से इस चैनल्स को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारा चैनल आपको समय समय पर जब भी प्रैक्टिकली बेस पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा जो मेन एम रहता है वो ये रहता है कि प्रैक्टिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है। तो थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो एमएसएमई स्कीम के तहत जो कन्फ्यूजन थी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। धन्यवाद।